हेलो, मैं ए भी आप सभी को द सेलेक्टर यूट्यूब फैमिली के टॉप 20 सीरीज़ में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अपने इस वीडियो में टॉप 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूं और आपको इस पूरे वीडियो देखने के बाद आपके एग्ज़ाम के 1 या 2 क्वेश्चन पक्के होने वाले हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए हम अपने क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और जो हमारा संविधान था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो इसके बीच का जो अंतराल था, समय था, इसमें हमारे पूरे देश में जो शासन प्रणाली थी वो किस नियम के तहत चलाई गई? तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, क्योंकि 1935 में ही हमारे संविधान निर्माताओं ने एक मिनी खाका तैयार कर लिया था, एक छोटा संविधान बना के रख लिया था, जिसकी एक रूपरेखा भी बोली जा सकती है संविधान की। तो उस नियम के तहत हमारे वो जो अंतराल थे स्वतंत्रता और संविधान बनने के बीच का, वो नियम के तहत हमारे पूरे देश में शासन किया गया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? तो मैं आपको बता दूं, 90 जो हमारा देश को जब आज़ादी की बात ओके हो गई थी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 3 मेंबर की एक कमेटी भेजी थी, कैबिनेट मिशन। उन्होंने हमारे देश को आज़ादी करने के लिए कुछ शर्त रखे थे, पर उसके बाद 3 जून 1947 को माउंटबेटन जी आए और उन्होंने हमारे देश को डिवाइड कर दिया भारत और पाकिस्तान के रूप में। तो उनको ऐसा सोच था कि अगर हम इसे इंडिया को डिवाइड कर देते हैं तो मेरी इस पे शासन करना आसान हो जाएगा, डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी पे। पर वो तो हुआ नहीं, पर वो डिवाइड कर दिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? माउंटबेटन योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? हाँ, कैबिनेट मिशन में हमारे 3 मेंबर आए थे ब्रिटेन गवर्नमेंट के द्वारा। तो इन्होंने बहुत सारे नियम रखे थे, जिसमें से पहला था प्रांतीय समूहीकरण, ये था। भारतीय सदस्य वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, ये भी था, क्योंकि अगर भारत के मंत्री नहीं होंगे तो शासन प्रणाली किसके तहत चलाया जाएगा? पाकिस्तान की स्वीकृति नहीं थी। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि कैबिनेट मिशन ने डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी को नहीं फॉलो किया था। वो माउंटबेटन जी आके ही वो भारत और पाकिस्तान को अलग करने की रणनीति तैयार किए थे। तो ये नहीं था, संविधान निर्माण तो हमारा चल ही रहा था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? पाकिस्तान की स्वीकृति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1946 के कैबिनेट मिशन में निम्न में से कौन सदस्य नहीं थे? 3 सदस्य थे। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ये थे, एवी अलेक्जेंडर ये भी थे, सर स्टॉफर्ड क्रिप्स होंगे, ये क्रिप्स होंगे, क्रिप्स मिशन भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ। लॉर्ड एमरी नहीं थे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? लॉर्ड एमरी ये नहीं थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से आप क्या समझते हैं? मैं इसका थोड़ा सा ब्रीफ बता दूं कि 1909 में मार्लियामेंटो रिफॉर्म हुआ था। उसमें हमें पृथक चुनाव प्रणाली, जो हिंदू मुसलमान के लिए अलग अलग चुनाव प्रणाली की व्यवस्था की गई थी। जो डिवाइड एंड रूल वाली अंग्रेज़ों की पॉलिसी चलती थी, उन्होंने उस 1909 के नियम में, मार्लियामेंटो सुधार वाले रिफॉर्म में उन्होंने ये बात कही और उसे लागू कर दिया। इससे जनता में असंतोष था। दूसरा कारण ये था कि 1914 से 1918 के बीच जो प्रथम विश्व युद्ध था, उसमें हमारे भारतीय सैनिक ने ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से लड़ाई लड़ी। उसमें ये बात कहा गया कि आफ्टर वर्ल्ड वार, अगर विश्व युद्ध समाप्त होता है तो हम भारतीयों के लिए एक अच्छा ओहदा प्रदान करेंगे। पर जब विश्व युद्ध 1918 में समाप्त हुआ तो उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया, और जिससे जनता में अत्यंत आक्रोश था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड को अमेंडमेंट करने के लिए भेजा 1919 में। उसे भारत सरकार अधिनियम 1919 भी बोलते हैं, या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। उसने क्या किया कि प्रांतों में द्वैध शासन लगा दिया, मतलब दोहरा शासन। उसमें प्रोविंस होती थी, महाराष्ट्र, चेन्नई जो मद्रास के नाम से जाना जाता था, और बम्बई। उसके अंतर्गत जो राज्य आते थे उसके कार्य क्षेत्र अलग कर दिए गए, और जो प्रोविंस थी उनके कार्य क्षेत्र को अलग कर दिया गया। जैसे कि अभी हमारे देश में है, रेलवे केंद्र सरकार के अंदर आता है और पुलिस प्रशासन जो है वो राज्य सरकार के अंदर आता है।
तो दोनों की जो कार्य क्षेत्र है वो डिवाइड किया गया है, विभक्त किया गया है। तो ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अमेंडमेंट सुधार से ही आज तक हमारे देश में चलता आ रहा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रांतों में दोहरा शासन या द्वैध शासन, डायरकी इंग्लिश में बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट भारत सरकार अधिनियम में किस बात की व्यवस्था की गई थी? मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि ये मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है। तो इसमें उन्होंने क्या किया था कि हिंदू मुसलमानों की पृथक चुनाव प्रणाली की व्यवस्था की थी। द्वैध शासन तो हमारे 1919 के भारत सरकार अधिनियम के थे, संघीय व्यवस्था 1935 वाले नियम के थे और प्रांतीय व्यवस्था भी 1935 वाले। तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व जो थी वो मार्ले मिंटो जी का सुधार माना जाता था। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो 1909 के अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया था, मार्ले मिंटो रिफॉर्म से। आप इसमें ऐसे भी याद कर सकते हैं, एम रिफॉर्म और एम से मुस्लिम या मुसलमान, तो ये आप याद सर रख सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मार्ले मिंटो रिफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य उनका यही था कि पृथक चुनाव प्रणाली होगी, पृथक निर्वाचन से चुन के आएंगे तो हम दोनों पे सत्ता अपना कायम करने में सक्षम हो पाएंगे। तो अंग्रेज़ों का ये मोटो था। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पृथक निर्वाचन प्रणाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महारानी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया? तो मैं इसका ब्रीफ थोड़ा हिस्ट्री बता दूं कि 1857 में हमारी आज़ादी की प्रथम लड़ाई लड़ी गई, जो विद्रोह 1857 का विद्रोह माना गया। उसमें बहुत सारे हमारे जो वीरांगनाएँ थे, वीर थे, उन्होंने अपनी कुर्बानी दी। तो ये बात जो था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश की जो उस समय रानी थी, महारानी विक्टोरिया, उनके कानों तक गई कि जो हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी, उसके प्रति हमारे देश में असंतोष की भावनाएं दौड़ गई और हमारे यहाँ के जितने भी भारतीय थे वो आज़ादी के प्रति सजग हो गए। तो महारानी विक्टोरिया ने यहाँ जो हम इनके ये प्रोविंस थे भारत, उसकी सत्ता अपने हाथ में ले ली 1858 में, और उन्होंने घोषणा किया कि भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाएगी। पर उनकी ये घोषणा थी भारतीयों को लुभाने के लिए, वो हमारे हित के कार्य क्यों करते। तो चलिए ऑप्शन की ओर देखते हैं। रियासतों की हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, नहीं। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे रियासतों को हड़पा। देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाई रखी जाएगी, हाँ, ये उन्होंने काम किया, क्योंकि जो देश उस समय के देसी राजा होते थे, छोटे लोकल राजा होते थे, वो छोटे छोटे किसानों को अपने ज़मीन का कर हड़प के और अंग्रेज़ों को प्रदान करते थे, देते थे। तो इससे तो उनका फ़ायदा होता था, तो इसलिए उनकी स्थिति को यथास्थिति छोड़ दिए। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाई रखी जाएगी। चलिए थर्ड ऑप्शन पे भी देखते हैं। भारतीय व यूरोपियन सभी प्रजाओं को समान व्यवहार मिलेगा। जब समान व्यवहार मिलेगा तो शासन कौन किससे करेगा? तो ये भी उन्होंने पूरा नहीं किया। भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, उन्होंने किया। अभी मैंने एक रिफॉर्म भी आपको बताया 1909 में, मार्ले मिंटो रिफॉर्म। उन्होंने हमारे सांप्रदायिक धार्मिक दोनों भावनाओं को ठेस पहुंचाई। तो हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा? देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाई रखी जाएगी। आप ऐसे भी ऑप्शंस को ऑब्सोलेट कर सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामागी नियुक्त किया गया। तो 1857 में विद्रोह हुआ था, उसके बाद उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन ख़त्म करके अपने हाथों में भारत का शासन ले लिया था। तो 1858 ऐसे याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट जो था एक शासन जो हमारे देश में चलाने का पहला वो आप बोल सकते हैं एक स्टेप था, कदम था। तो वो 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के गवर्नर जनरल को किस अधिनियम के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो भारत सरकार अधिनियम जो 1861 था, उसके तहत भारत के गवर्नर जनरल को अधिनियम के तहत अध्यादेश का जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? भारत सरकार
भारतीय परिषद अधिनियम 1861। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1932 के पूना समझौता से आप क्या समझते हैं? तो मैं बता दूं 1932 का जो पूना समझौता हुआ था उसमें महात्मा गांधी भी थे, महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर भी थे। तो इन दोनों ने जो उस समय पूना समझौता हुआ था उसमें ये सोचे कि जो हमारी चुनाव प्रणाली थी उसमें हरिजनों की सहभागिता नहीं होती थी, उनके लिए अलग पृथक चुनाव होता था, जैसे हिंदू मुसलमान के लिए है, आय के अनुसार भी होता था, और उनको वो थोड़े से अत्यंत पिछड़े थे तो उनके लिए कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी। तो इन्होंने इन दोनों नेताओं ने और इनके मेंबरों ने उस समय हरिजनों के लिए आरक्षण तथा जो चुनाव प्रणाली पृथक थी उसको साथ लाने की व्यवस्था की थी। तो 1932 के पूना समझौता का मेन मोटो था हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? ऑनलाइन क्वेश्चन है, लेबर पार्टी की सरकार थी उस समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड MC रिफॉर्म के नाम से जो जाना जाता है, और ये 1919 में हुआ था। तो भारत सरकार अधिनियम भी इसे बोलते हैं, 1919। तो करेक्ट आंसर ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार के किस अधिनियम के तहत किया गया? तो संघीय व्यवस्था जो था वो सबसे पहले भारत सरकार अधिनियम 1935 में, जो मैंने आपको बताया था कि एक मिनी खाका जो था संविधान का वो तैयार कर लिया गया था। तो भारत सरकार अधिनियम 1935, अगर आपके पास थोड़ा सा समय हो तो भारत सरकार अधिनियम को एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो होते हैं मैक्सिमम बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता में थी? चलिए प्रांतीय स्वायत्तता तो मैंने अभी भी बताया था 1935 की थी, क्योंकि एक हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड्स है प्रांतीय स्वायत्तता, तो वो भारत सरकार अधिनियम 1935 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में सचिव पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? जो हमारा ये क्वेश्चन है इसमें भारत सरकार अधिनियम 1858 था, क्योंकि जो 57 के बाद जो विद्रोह हुआ था 58 में आया, तो महारानी विक्टोरिया ने ये रिफॉर्म किया था कि भारत में सचिव पद भी होगा प्रोविंस का। तो वो करेक्ट आंसर क्या होगा? भारत सरकार अधिनियम 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा युग्म सही नहीं है? बहुत सारे एग्जामिनेशन में आ जाते हैं। तो देखिए ऊपर से मैं देखता हूँ, मार्ले मिंटो सुधार, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, आपको भी पता होगा। MM मैंने आपको बताया है, मार्ले मिंटो एंड मुस्लिम, तो उन्होंने अलग व्यवस्था की थी, तो ये तो सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन, ये भी सही है, हमारा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं। कैबिनेट मिशन, संविधान का सभा का गठन करने के लिए 3 मेंबर आए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, ये भी सही है। साइमन कमीशन आपको पता होगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड, मास केयर। भारत विभाजन ये नहीं था, तो ये ऑप्शन क्या बोल रहा है ये, तो हमारा ऑप्शन यही सही होगा। कौन सा युग्म सही नहीं है? तो साइमन कमीशन, भारत विभाजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो देखिए अब मैंने आपको बताया था कि जो ये भारत के गवर्नर जनरल थे उस समय 1858 के बाद प्रोविंस के बनने लगे गवर्नर जनरल, उससे पहले भी थे। तो उनके जो समिति होती थी, मेंबर्स होते थे, उनका जो निर्णय होता था उसको जो गवर्नर होता था वो डिस कर सकता था, डिस्क्वालीफाई कर सकता था या नहीं मान सकता था। तो क्यों नहीं मान सकता था? उसका कारण ये था कि जो समिति के मेंबर्स होते थे वो भारतीय होते थे, समिति में भारतीय इंडियन भी होते थे, और इंडियन जो है वो अपने हित के लिए फैसला लेंगे। अगर इंडियन की जो उसकी क्वांटिटी थी समिति में वो मेजॉरिटी में होंगे और उनका जो डिसीजन होगा वो भारतीय हित के लिए होगा, तो वो अगर सर्वसाधारण से पारित हो जाएगा तो अंग्रेज़ का शासन करना हमारे ऊपर थोड़ा सा दुर्लभ हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि एक वो नहीं होता ताला आपके पास दे दिया और चाबी हम खुद रखें,
तो उन्होंने क्या किया, हमारे समिति को, जो हमारे वो थे भारतीय समिति थे भारतीय, उनको तो रखा, पर क्या किया कि उनके जो पावर थे वो अपने हाथ में ले लिया था, समझे। तो ये 1786 का अमेंडमेंट एक्ट था। इसके तहत उन्होंने क्या किया कि पावर जो था अपने, इनसे जो पहले अमेंडमेंट हुआ उसमें उन्होंने भारतीयों को दाखिला दिया समिति के मेंबर के लिए, पर उसके बाद क्या किया कि उनका चाबी अपने हाथों में ले लिया, जिससे वो भारतीय समिति के डिसीजन को डिस्क्वालीफाई कर सके। तो चलिए, इस टॉप 20 में 20 क्वेश्चन के लिए अगर आपको अच्छा लगे हमारा वीडियो और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें। धन्यवाद, थैंक यू।